नमस्कार दोस्तों, अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं या पीएचडी स्कॉलर हैं या किसी भी तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या या सबसे बड़ा जो सवाल हमारे मन में आता है, वो ये कि रिसर्च टॉपिक कहाँ से ढूँढा जाए या कौन-सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करने के लिए अपने रिसर्च में टॉपिक के रूप में ले सकते हैं। आम तौर पे पिछले कुछ समय से मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के मन में एक बड़ा सवाल ये हमेशा रहता है कि कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ से आप अपने रिसर्च टॉपिक को ढूंढें। बहुत सारे प्रिंसिपल्स उन्हें बता तो दिए जाते हैं, लेकिन उसे अप्लाई कैसे किया जाए और फ्रॉम वेयर दे नीड टू स्टार्ट, कहाँ से उन्हें स्टार्ट करना है, ये भी उन्हें समझ में नहीं आता। तो ये सारी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियाँ जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आप रिसर्च प्रपोजल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप जरूर उसको देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं उस एक बात की तरफ। सबसे पहली चीज जो है रिसर्च टॉपिक को ढूंढने से पहले आपको दिमाग में ये रखनी है कि आपका जो प्रॉब्लम है, टॉपिक है, उसको आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की नहीं सोचना आपको। क्योंकि सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि हम सोचते हैं कि कोई यूनिक हम टॉपिक लेके आए। यूनिकनेस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, आप यूनिक जरूर अपने टॉपिक को बनाइए, लेकिन कभी भी टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यू आर अ बिगिनर, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में कोई ऐसी चीज आप नहीं करने वाले जो डायरेक्टली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी। इट मीन्स कि कोई ऐसी बहुत ऐसी फाइंडिंग नहीं आने वाली। जिस तरह से मैं एग्जांपल दूं अगर, कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हम जो पढ़ रहे हैं, तो वो एक पीएचडी या रिसर्च प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा नहीं रहे थे। वो उन्होंने अपने आप की ऑब्जर्वेशन और एक रिसर्चर के जो क्रिएटिव दिमाग है, उस क्रिएटिविटी की वजह से वो हमें लॉज आप आज पढ़ने को मिल रहे हैं, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाओगे तो ये प्रॉब्लम जरूर आपके सामने आएगी। तो आपको ये समझना है कि कोई बहुत बड़ी यूनिक चीज नहीं ढूंढनी। यूनिकनेस थोड़ी सी होनी चाहिए, आपका कोई नया चीज जरूर होना चाहिए, लेकिन वो सिंपल वे में हो, जो चीजें आपके लिए रियलिस्टिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई ऐसी चीज ले लो जिसमें आप जो चीजें आपके लिए फिजिबल नहीं हो, जो आप करने में वो रिसोर्सेज आपके पास ना हो, जिस चीज को आप कंप्लीट ही ना कर पाओ। तो एक जनरल एग्जांपल आप देखिए, अगर कुकिंग का एग्जांपल हम देखें किसी भी तरह की, अगर आपको मान लीजिए कि खिचड़ी बनानी है, तो खिचड़ी बनाते समय भी अगर आपके पास डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप उनको ध्यान में ना रखते हुए एक सही प्रोसेस से उसको ना बनाओ, तो आपकी खिचड़ी भी जो है वो बेस्वाद हो सकती है। तो स्वादिष्ट खाना के लिए भी, खाने के लिए भी आपको इंग्रेडिएंट की जरूरत तो है। पहले तो बात है कि आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, तब जाके आप प्रोसेस के ऊपर जाते हो कि उन रिसोर्सेज का आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, तब जाके वो चीज आपकी बेहतर हो पाती है। तो यहाँ भी इसी तरह की चीज है कि आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, रियलिस्टिक और जो फिजिबल चीजें हैं, फिजिबल रिसोर्सेज हैं, उन चीजों के पे बेस्ड होके ही अपने रिसर्च टॉपिक को ढूंढना है। उसके लिए आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले ढूंढते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि वो एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां आपकी पकड़ हो, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहां आपकी पकड़ नहीं है और आप कोई ऐसा यूनिक टॉपिक के ऊपर जाने के चक्कर में पड़ गए, तो वहां आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी आगे बहुत ज्यादा होने वाली है। क्योंकि सिंप्लीफाई उसको आप कर नहीं पाओगे और किसी भी चीज को जनरलाइज करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स आपको कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐसा लेना है जो आपके जिस जिस टॉपिक या जिस एरिया, जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी अच्छी नॉलेज आपको हो, ताकि आप आने वाले समय में आपको सिंपल तरीके से आप उसको आसानी से उस टॉपिक को, उस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाओ। कंसेप्चुलाइज करना बहुत जरूरी होता है। पहले से आप चीजों को माइंड में कंसेप्चुलाइज तो करोगे ही, लेकिन रिटर्न पेपर में कंसेप्चुलाइज करना चाहिए कि मैं इस तरह की चीजें करने वाला हूँ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये होगा, फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये होगा, और उसके बाद क्या मेरा सब्जेक्ट या जो टॉपिक है। क्योंकि जो भी सुपरवाइजर आपके जो यूनिवर्सिटीज में या आपके डिपार्टमेंट्स में, कॉलेजेस में होते हैं, वो हमेशा सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि आपका टॉपिक कितना सिग्निफिकेंट है। अगर उसका महत्व नहीं है तो किसी भी तरह का फायदा आपको वहां पे नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान आपको जरूर रखना है कि आपका टॉपिक सिग्निफिकेंट हो, किसी ना किसी के लिए फायदेमंद हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स होगी वो किन लोगों के लिए जो है वो मददगार होने वाली है। तो ये एक सिंपल सी एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं आप इसको, ये रहती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। रिसर्च प्रपोजल में आप जाओ और रिसर्च प्रपोजल में जितनी भी चीजें, जो टेबल ऑफ कंटेंट आपको वहां पे मिलता है, जितने चैप्टर्स मिलते हैं, उनकी एक एक छोटी छोटी जो चीजें हैं, उनके ऊपर जाके आप अपने टॉपिक को रिलेट करो,
तब जाके आपको वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एज एग्जांपल अगर आप कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेते हो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेने के बाद आपको ये समझना है कि प्रपोजल में कौन कौन सी चीज़ें मुझे लिखनी होंगी। आपको डिलिमिटेशन वहाँ लिखनी है, आपको हाइपोथेसाइज करना है कि मेरी जो स्टडी है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आपको अपना दायरा बताना है जो डिलिमिटेशन जिसे हम कहते हैं, या आपको कुछ ऐसे एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल्स हैं या जो फैक्टर्स हैं जो आपकी स्टडी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके बारे में बताना है, जो लिमिटेशंस कहलाती हैं। तो ये सब चीज़ें रिसर्च प्रपोजल के कंटेंट को देखते हुए आप बना सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। पर स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट यहीं से करना है कि आपको ध्यान रखना है कि रिव्यूज़ पढ़ें, पुराने रिव्यूज़ आप जितने पढ़ेंगे और वहाँ से अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रिव्यूज़ भी वो पढ़ने हैं जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि आप उसको सिंपल रखें, टॉपिक को सिंपल और यूनिक रखें, ना कि कॉम्प्लिकेटेड एंड यूनिक। यूनिकनेस होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल ना बनाएं, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमेशा से। अगर इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, और आने वाले इसी वीडियो में मैं आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको कौन कौन से क्राइटेरियाज और कौन कौन से जनरल बेसिक गाइडलाइंस का जो है को फॉलो करके आप जो है अपने टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम तक आसानी से पहुँच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन की तरफ, जहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को आपके लिए रखा है, जहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को लोकेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जो आपको अच्छी और उपयुक्त, मतलब अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए बेहतर होंगे, हेल्पफुल होंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले इस पैराग्राफ की तरफ। इसको आप अगर पढ़ें कि जब आप अपने एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक वो जो रिसर्च है वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती। यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं जो पहले से जो उस एरिया में पब्लिश हो चुकी हैं उनको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड फिगर आउट हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट दैट इन्वेस्टिगेशन, जो आप करने वाले हो उसको कैसे उसको कंडक्ट करोगे, तो कैसे करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रोसेस को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों तक आप पहुँच पाओगे। प्रॉब्लम में अराइज फ्रॉम रियल वर्ल्ड सेटिंग, जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड सेटिंग है वहाँ से आप अपने प्रॉब्लम्स को अराइज कर सकते हो, या थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो थियोरीज़ में आपको दिखा गया है, जो आपने बैकग्राउंड पढ़ा है, वहाँ से अगर आप कोई चीज़ जनरेट करना चाहो तो वहाँ से भी आप अपने टॉपिक को देख सकते हो। रिगार्डलेस ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रपोजिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम इज़ इन डेप्थ नॉलेज। मैंने बार बार ये कहा आपसे कि तब उस एरिया में आपका इन डेप्थ नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है, तब जाके वो रेलिवेंट आपके लिए होगा और वो आपको सिंपल तरीके से आपको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हेल्पफुल होगा। आप कोई भी टॉपिक किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो रिसर्च प्रोजेक्ट हो, चाहे वो डिसर्टेशन हो मास्टर डिग्री का, या पीएचडी थीसिस के लिए आप जा रहे हैं और सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं, तो टॉपिक आपको ज़रूर चाहिए होता है। तो जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर ना जाएं, आप पहले अपने को ये देखें कि कौन सा एरिया ऑफ रिसर्च आपका बेहतर है, हो सकता है कौन सी जगह आपकी पकड़ ज़्यादा बेहतर है। उस चीज़ पे जाने के बाद आप अपने इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरीज़ और उनको देखिए पहले से कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो हो चुकी हैं, और क्योंकि एक स्टडी से दूसरी का जो है वो ज़रूर जन्म होता है, एक स्टडी जो है वो दूसरे को कुछ ना कुछ दे के जाती है। तो ऐसे ही आपको वहाँ से जो हैं बहुत सारे इनपुट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसको आप मॉडिफाई करके, या कौन सी ऐसी चीज़ों में एक्सटेंशन की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको एज ए रिसर्चर ध्यान रखनी पड़ेगी, स्कॉलर ध्यान रखनी होगी कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को आपको बिल्कुल नहीं टच करना, क्योंकि कुछ ऐसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो कंट्रोवर्सी जहाँ पे होती है, तो कंट्रोवर्सी आपको बचना है, क्योंकि ये आप सिर्फ एक तरह से रिसर्च की प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आप ऐसा टॉपिक लीजिए जहाँ से आप उसकी पूरी प्रोसेस को बहुत आसानी से समझ पाएँ, किसी भी तरह की जटिलता वहाँ पे नहीं हो, बस टॉपिक में थोड़ी सी यूनिकनेस आ जाए, डुप्लीकेसी बेसिकली वहाँ पे ना आए, ये ध्यान रखना है। जितने भी सेवरल आप रिसर्च स्टडीज़, आप उनके बुक्स, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, जर्नल्स पढ़ते हो, उनको पढ़ने के बाद आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, और उन लिस्ट में बहुत सारी, पूरी लिस्ट बन सकती है उसकी, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको वहाँ से मिलेंगी, और जिन पे आपको लगेगा कि और काम होना बाकी है, उनको आप ड्रॉ करिए एक जगह, और उनको करने के बाद तब उनको एनालिसिस करिए।
ये सारे इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करके आप एक रिसर्च की, जैसे मैंने कहा, क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना सकते हैं और ट्राई टू पिक प्रॉब्लम दैट आर नाइदर टू हार्ड नॉर टू इजी। बहुत ज़्यादा इजी भी ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। द हार्ड वन विल टेक यू फॉर एवर एंड यू विल नेवर गेट योर थीसिस डन। आप अपने प्रोजेक्ट को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ों को ले लेंगे, और बहुत ज़्यादा ईजी अगर आप लेते हैं तो नो वंस केयर्स अबाउट, नो कोई भी जो है उस बारे में केयर नहीं करता, उस किसी को इस चीज़ से मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना है कि वो बैलेंस जो है वो बना रहे। लोकेटिंग द प्रॉब्लम में आप और देखिए अगर, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अनसॉल्व प्रॉब्लम। आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे मिल सकता है, क्या तरीके हैं? पहला तरीका है, आप अपने सर्कल में देखिए जो उस एरिया, जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है, उससे रिलेटेड जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ बैठ के अपने सर्कल में आप उसको डिस्कस करके जो है कुछ प्रॉब्लम्स को लेके वहाँ पे रख सकते हो और कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकते हो। एनालाइज द लिटरेचर ऑफ सब्जेक्ट एरिया। आप अपने सब्जेक्ट के लिटरेचर को जब पढ़ेंगे तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है उस लिटरेचर पे आप जाएं जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, देन यू हैव टू गो फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और उस लिटरेचर पे जाके आप तब जाके अपनी चीज़ों को वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। कौन सी ऐसी एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं और जो ऑलरेडी जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, जो पहले से डन हो चुकी हैं, डुप्लीकेसी वहाँ पे आप ना करें। चूजिंग द एरिया देन एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग एरिया। पहले चूज़ करें फिर एनालाइज करें, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। स्टडी द रिसर्च विच इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। आप डिसर्टेशन, थीसिस, जर्नल्स को पढ़ के आप देख सकते हैं कि पहले से कौन सी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। कंप्लीट होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई गुंजाइश रह गई, तो आप कुछ मॉडिफाई करके उस चीज़ को रेलिवेंट और बना सकते हैं। डिस्कवर द इंटरेस्ट और डिमांड ऑफ एसोसिएशन, फेडरेशन और सोसाइटी। अगर हम अपने फील्ड की बात करें तो यू ऑल नो दैट सारे जो स्पोर्ट्स हैं उनको गवर्न करने के लिए बहुत सारी एसोसिएशंस और फेडरेशंस हैं जो सेपरेटली काम करती हैं। तो उनका इंटरेस्ट उस वक्त क्या है, हो सकता है कि उनसे बात करके उनका इंटरेस्ट आपको कुछ समझ में आए, हो सकता है वो किसी तरह का सर्वे आपसे कराना चाहते हो, तो क्या पता आपको वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम वहाँ से निकले और वो बेसिकली डायरेक्टली सोसाइटी से और उस फेडरेशन से जुड़ी हुई है, तो वो आपकी जो स्टडी है वो ज़रूर इम्पैक्टफुल होगी। कंसल्ट द एक्सपर्ट एंड, जो कि एक्सपीरियंस्ड हो चोजन फील्ड में। जो आपने फील्ड चूज़ किया है, माना बायोमैकेनिक्स आपने चूज़ किया है, फिजियोलॉजी आपने चूज़ किया है, तो फिजियोलॉजी के उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट को आप कंसल्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि उन लोगों से आप जो है राय ले सकते हैं जो उस चीज़ से स्पेशलाइज्ड हैं। क्राइटेरियाज़ की बात हम फ्रेंड्स करते हैं, जहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम के क्राइटेरियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं। पर्सनल क्राइटेरिया जो कि व्यक्तिगत क्राइटेरिया हैं, और सोशल क्राइटेरिया जो कि समाज से रिलेटेड है। पहली चीज़ जो होती है कि वो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। रुचि क्या है, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्ट होने के बाद किस तरह का कैलिबर आपका है, क्या आप जिसमें रुचि रखते हो उसमें आपका कैलिबर भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट उस चीज़ में हो जहाँ आपका कैलिबर भी आपका साथ दे पाए। इनोवेशंस लेके आ सकते हो अपनी आइडियाज़ में। ओरिजिनल डेटा या इन्फॉर्मेशंस आपने क्या क्या जुटाए हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे हो जाता है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यू नीडेड फॉर योर रिसर्च। क्या ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत होगी जिन चीज़ों की, और क्या वो आपके पास अवेलेबल हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि माना अवेलेबल हैं या अवेलेबल हो जाएंगे, तो क्या वो फिजिबल है। रिसोर्स, जो आपका रिसोर्स है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो अवेलेबल तो है, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन क्या वो आप फिजिबल होगा आपके लिए वो मंगाना, क्या एक्सेस होगी आपको उस तरफ जाने की। तो ये सारी चीज़ें फिजिबिलिटी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ टाइम हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हो, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा पर्सनल क्राइटेरिया में। सोशल क्राइटेरिया में सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च, हम बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर आपका टॉपिक कोई आपने लिया है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया है, तो हाउ रेलिवेंट इज़ फॉर द सोसाइटी, कितना वो रेलिवेंट होता है, कितना वो महत्व रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। शुड बी टाइमली कंप्लीटेड,
अब आप यहाँ पे ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि अगर समाज को टाइम पे वो चीज़ ना मिल पाए तो फिर उसका फ़ायदा है। अगर कंपनी कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है किसी चीज़ का, और वो टाइमली जो उसके कंज्यूमर से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो फिर उस काम का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ भी इसी तरह की चीज़ है कि रिसर्च टाइमली होना बहुत ज़रूरी है। अगर सोसाइटी वहाँ पे लैग करती है तो आपकी किसी भी तरह की ये सोशल क्राइटेरिया बेसिकली आप वहाँ पे फुलफ़िल नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द सोसाइटी आपको ध्यान रखना है कि वो उनकी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से आप उनको टाइमली वो चीज़ दे पाओ। लुक फॉर कॉजेज नॉट इफ़ेक्ट्स। कई बार क्या होता है, हम एज ए रिसर्चर हम पहले इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि इफ़ेक्ट ऐसा आना चाहिए, ऐसा आएगा, हाइपोथेसाइज हम ज़रूर करते हैं, बट यू डोंट हैव टू गो फॉर इफ़ेक्ट्स। आपको इफ़ेक्ट्स के ऊपर नहीं जाना, आपको उसके पीछे के कॉजेज़ को ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करनी है। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर में लिखा था जहाँ पे सेल्जिंजर ने 2001 में कहा, और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि साइंटिस्ट जो है वो शुड नॉट जस्ट लुक एट द इफेक्ट्स दे ऑब्जर्व बट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेज अंडरलाइनिंग दैम। उनको क्या करना चाहिए, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कारण, इफेक्ट तो ठीक है सामने दिख ही रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो इफेक्ट आएगा, लेकिन वो इफेक्ट किस वजह से आया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइंडिंग सरप्राइजिंग रिजल्ट इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग बट द कॉजेज बिहाइंड देम आर वट वी शुड सीक। हमें जानना चाहिए कि किस कारण से ऐसा हुआ है, तो वो कारणों को आपको वेरिएबल के रूप में डिटरमाइन पहले से करना चाहिए अपने टॉपिक में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी फ्रेंड्स उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जितना ज़्यादा आप उसको क्लैरिटी रखोगे अपने माइंड में, आपका डिटर्मिनेशन मतलब आप उनको वेरिएबल्स को डिटरमाइन जितना बेहतर तरीके से करोगे, कौन से डिपेंडेंट हैं कौन से इंडिपेंडेंट हैं, किसको कॉज के रूप में आप देख रहे हैं, किसको एक्सपेरिमेंट के रूप में आप देख रहे हैं, किसको हम इंडिपेंडेंट मान रहे हैं कि हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले, कौन से ऐसे रिसर्च प्रपोजल में कंटेंट हैं, कौन से दायरे में हम काम करेंगे, तो वो एक आपके लिमिटेशंस में आ जाएगा। हर एक चीज़ को आपको पहले से डिटरमाइन करने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए था कैसे आप रिसर्च प्रपोजल में सिनॉप्सिस जब आप बनाते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो, तो टॉपिक कौन सा होगा। तो स्टेटमेंट में ना जाके पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखिए, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाके अपने कैलिबर, अपने हर एक चीज़ को देख के तब जाके आप रियलिस्टिक चीज़ों को लेके और कॉम्प्लिकेटेड ना बना के उनको सिंपल और यूनिक तरीके से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और वो उतना रेलिवेंट आपके लिए वो टॉपिक होने वाला होगा लोगों के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले समय में और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। किसी भी तरह की क्वेरी, किसी भी तरह का सजेशन आपकी तरफ से हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पिछले वीडियोस को, रिसर्च प्रपोजल को ज़रूर देखिए ताकि आपकी ये वाला वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर से तब समझ में आएगा। इस वीडियो को दोस्तों अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो ज़रूर इस बार लाइक करके जाइए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि कोर्स कंटेंट की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में जितनी भी अपडेट्स हैं आए दिन हम आपको देते रहते हैं। कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, आगे आपसे ज़रूर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।